वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं ब्रजेश कुमार, हमारी प्रधानाध्यापक उत्तर पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर आपके बीच वर्ग 9 का परमाणु की संरचना टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे परमाणु कहते किसे हैं, परमाणु किसे कहा जाता है। तो परमाणु जो है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में परमाणु 2 शब्दों से बना है, ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है नॉट, टॉम का मतलब होता है डिवाइड, मतलब एक ऐसा कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले परमाणु से संबंधित खोज भारतीय महर्षि कणाद ने किया था। उन्होंने बतलाया था कि परमाणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जिसका विभाजन संभव नहीं होता है। इसके बाद जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने महर्षि कणाद के आधार पर ही उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु जो है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको अंग्रेजी में एटॉम बोलते हैं। 2 ए और टॉम से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है जिसका विभाजन संभव नहीं, अर्थात परमाणु एक अविभाजित कण है। यह बात जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिया। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने जॉन डाल्टन की इस सिद्धांत को मतलब गलत साबित कर दिया, अर्थात नकार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु जो है वह आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इन कणों को उसने सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम दिया, मतलब वो परमाणु कण जिसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उन्होंने इन कणों को क्या नाम दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब परमाणुविक कण। तो सबसे पहले परमाणु के अंदर में आने वाले मौलिक कण, जिसका पहला नाम था इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने इसके खोज के लिए सबसे पहले एक विस्तृत नली ली, जिसके अंदर की हवा को वायु चूषक पंप के द्वारा निकलकर शून्य कर दिया। उसके बाद उन्होंने विस्तृत नली के दोनों छोरों पर धातु के 2 इलेक्ट्रोड को लगाया। धातु के पहले इलेक्ट्रोड को कैथोड और दूसरे को एनोड नाम दिया। कैथोड पर ऋणावेश और एनोड पर धनावेश था। उसके बाद उन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रोडों से होकर विद्युत की उच्च धारा प्रवाहित किया, तो पाया कि कैथोड की सतह से कुछ अदृश्य किरणें निकलकर एनोड की तरफ गमन करने लगी। तो इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है, अतः इसका नाम उन्होंने कैथोड किरण रखा। कैथोड किरण को जब उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा, तो पाया कि ये किरणें धन आवेश की तरफ मुड़ रही हैं। तब उन्होंने इन किरणों का नाम ऋण आवेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कैथोड किरणों से किया गया, जिसके खोजकर्ता जे टॉमसन थे। और इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसके बाद कैथोड किरणों की खोज के आधार पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का खोज किया गया, और उसी प्रकार प्रोटॉन की खोज किया गया। प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन था। उन्होंने एनोड किरणों के माध्यम से प्रोटॉन का खोज किया। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक गोल्डस्टीन भी कैथोड किरणों की ही तरह एक विसरण ली
जिसके अंदर सेम वही प्रक्रिया अपनाया जैसे कैथोड किरण में जे थॉमसन ने किया था, और उन्होंने पाया कि एनोड से सतह से कुछ किरणें जो है दृश्य किरणें चमकती हुई और वह दिखलाई पड़ती हैं। तो उन्होंने जब इन किरणों को विरुद्ध और चुंबकीय क्षेत्रों से गुजारा तो पाया कि ये किरणें ऋण आवेश की तरफ मुड़ रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये किरणें ऋण आवेश युक्त कणों से बनी होती हैं, ये किरणें धन आवेशित कणों से बनी होती हैं, क्योंकि ये ऋण आवेश की तरफ मुड़ रही हैं, इसलिए इसका नाम उन्होंने धनात्मक कण रखा, जिसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रोटॉन से संबंधित कुछ तथ्य ये हैं कि प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻24 ग्राम होता है। अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना होता है। अर्थात the mass of proton is just heavier than 1840 of electron mass। मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना वेटेड होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। उसके बाद तीसरा पार्टिकल्स परमाणु का न्यूट्रॉन था, जिसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने हल्के तत्व लिथियम एवं बोरॉन की अल्फा कणों के साथ आघात कराया, अर्थात उसको बम्बार्डिंग कराया। तो उसने देखा कि नया कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, किंतु ये आवेश रहित थे। इसलिए क्योंकि ये किरण आवेश रहित थे, इसलिए इनका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। अर्थात हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइडियम। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आगे में हम परमाणु के मॉडल से संबंधित बातों पर ध्यान देंगे। परमाणु के मॉडल का सबसे पहले देने वाला वैज्ञानिक का नाम था थॉमसन। थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु मॉडल का खोज किया था। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में एक तरबूज को लिया, और तरबूज कटा हुआ तरबूज, जिसका खाने वाला जो लाल भाग था, क्योंकि हम देखते हैं कि तरबूज में लाल भाग होता है अंदर में, और बीच बीच में जो है ब्लैक सीड उसका बीज गिरा होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह घिरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है धनावेशित गोले में बीच के बाती फंसे होते हैं। अर्थात परमाणु में जो परमाणु एक गोलीय सिद्ध है, लाइक मतलब तरबूज का जो लाल भाग जिसे हम खाते हैं, तो उसको उन्होंने धनावेशित माना, और जो बीज जड़े होते हैं जहाँ उसमें उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इस प्रकार उन्होंने थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को तरबूज के समान परमाणु के अंदर धनावेश और ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उसके बाद अगला वैज्ञानिक था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में, परमाणु के नाभिकीय सत्यापन मॉडल में, उन्होंने एक स्वर्ण पत्थर के ऊपर अल्फा किरणों का आघात कराया, जिससे पाया कि इसमें से अधिकांश किरणें सीधी रेखा में गमन को पार कर जाती हैं, और कुछ किरणें कुछ खास कोण को पार करती हैं, और कुछ किरणें जिस मार्ग से होकर जाती हैं उसी मार्ग से होकर लौट आती हैं। इस प्रकार उन्होंने यह स्पष्ट किया कि परमाणु में अधिकांश स्थान खाली होता है, और
दूसरा उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि जहाँ परमाणु का जिस भाग से अल्फा जैसे किरण सीधी रेखा में ये पार कर जाती है वह स्थान खाली है। जहाँ कुछ एंगल पर मुड़ के पार करती है वह सॉलिड है, बट कंपेरिजन टू अल्फा किरण से वो कम है। तीसरी तरह के किरण वे थे तो जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से लौट आए। उन्होंने स्पष्ट किया ये किरण जो है वह परमाणु का यह भाग जो होता है वह सॉलिड पार्ट है और यह भाग ही नाभिक होता है, अर्थात परमाणु का यह भाग नाभिक है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु का नाभिक के ऊपर परमाणु का संपूर्ण भार निहित होता है, अर्थात किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसके नाभिक पर निर्भर करता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये दोनों कणों के ऊपर ही परमाणु का संपूर्ण भार निहित होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल के द्वारा परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का सत्यापन किया। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां हैं। जैसे उनकी पहली कमी थी, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वलयाकार बार में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि यदि लगातार कोई भी पार्टिकल्स किसी भी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा तो चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव आवेशित होते हैं और परमाणु का नाभिक पॉजिटिव अवस्था होता है, तो जब यह चक्कर लगाएगा एक ऐसा समय आएगा कि वह इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि परमाणु का नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में चल रहा है। इस निश्चित कक्षाओं को ही हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। अब उसके बाद रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने परमाणु के अस्तित्व के बारे में, अर्थात उनकी प्रोटॉन और नाभिक के बीच के जो मतलब कंस्ट्रक्शन थे उसके बारे में वो क्लियर समझा नहीं पाए थे। उसके बाद परमाणु का तीसरा मॉडल जो होता है, जो इम्पोर्टेंट मॉडल के नाम से रहता है, बोर का परमाणु मॉडल रहता है। बोर नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने 1912 ईस्वी में परमाणु के मॉडल से संबंधित या परमाणु के बारे में मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसे हम निर्धारित कक्षा कहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं, और उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन में जब ये कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनकी एनर्जी का क्षय नहीं होता है। तीसरी बात होती है कि किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इलेक्ट्रॉन कक्षाओं का स्थानांतरण होता है। जो भी ऊर्जा में चेंजिंग होती है वह परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होती है। और उसके बाद किसी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के जो कक्षा होता है, ऑर्बिट्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 2n² होती है, जहाँ n जो होता है वह कक्षकों की संख्या है। अगर मान लें कि प्रथम कक्षा की बात करते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2, अर्थात प्रथम सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और वही बात अगर दूसरी कक्षा की बात करते हैं 2 × 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स, अर्थात दूसरी कक्षा में इसको L सेल बोलते हैं, प्रथम सेल को, प्रथम कक्षा को K सेल बोलते हैं, दूसरी को L सेल कहते हैं, तीसरी को M सेल बोलते हैं और चौथी को N सेल बोलते हैं। इस प्रकार इन कक्षाओं को में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ डिफरेंट होती हैं और उनको ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है वो 2n² होता है, जहाँ n जो है नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अगर एक प्रथम सेल की बात करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दूसरी कक्षा की बात करते हैं 2 × 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तीसरी कक्षा की बात करते हैं 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो जाएगा, चौथी कक्षा की बात करते हैं तो 2 × 4 का स्क्वायर 32 हो जाएगा। इस प्रकार परमाणु के सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 8, 18, 32 होती है। अब आते हैं हम लोग परमाणु की संख्या के बारे में। परमाणु की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो किसी परमाणु में प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है वो
वह परमाणु संख्या कहलाती है। अगर मान लीजिए किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 10 है, दैट मीन्स उसकी परमाणु संख्या 10 है। परमाणु संख्या को Z के द्वारा सूचित करते हैं। इस प्रकार परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यदि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, उसकी प्रोटॉन संख्या कितनी है? उसकी प्रोटॉन संख्या भी 11 ही है, क्योंकि प्रोटॉन संख्या जो है वो परमाणु संख्या के बराबर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यदि प्रोटॉन को P द्वारा सूचित किया जाए, न्यूट्रॉन को N द्वारा सूचित किया जाए और परमाणु भार को यानी द्रव्यमान संख्या को A द्वारा, वो A बराबर P + N हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, ऑक्सीजन 8-16 अर्थात ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु की ऑक्सीजन संख्या 8, उसकी परमाणु भार 16 होता है। इस प्रकार परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर है, तो परमाणु संख्या 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 होंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। यदि 16 में से हम 8 घटाए तो हमारी द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। इस प्रकार हम किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकला जाता है। किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भिन्न तरीकों से निकालते हैं। अगर सेल की बात करें, कक्षा की बात करें, तो हम पहले ही बताया कि किसी परमाणु की 4 जो सेल्स होते हैं K, L, M, N, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 होते हैं और N में 18 होते हैं और K में 2, L में 8, M में 18, N में 32। तो इस तरह 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम इसकी आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे अगर सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो सोडियम के परमाणु की जो कक्षा होंगे, सेल होंगे, वो 3 सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में 8 होंगे और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि टोटल जो हमारा 11 आता है, 2, 8, 1। अगर बात करें हम आपको ऑक्सीजन की, तो परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन में हम सेल्स की इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेकेंड सेल में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लोरीन का, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या में हम उसके सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8 भरेंगे और तीसरे में 7 भरेंगे, क्योंकि परमाणु संख्या उसकी 17 होती है। इस प्रकार टोटल इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा प्रथम सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 7। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरना सीखेंगे सेल के आधार पर। अब हमें ये जानना होगा कि किसी परमाणु में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते हैं, तो हम कैसे इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन और को इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेंगे। तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और किसी रासायनिक अभिक्रिया में वही संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। और किसी परमाणु के आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होते हैं। इसके बाहरी सेल में, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। और इसके इनर मोस्ट आंतरिक कक्षा में 2 और 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं संयोजकता की। तो किसी परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए जब किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन
का लेन देन होता है, तो वह जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं वह इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता बन जाती है। जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो उसकी संयोजकता 2 हो जाती है। उस तरह सोडियम जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन उसको कोई नहीं दे सकता है, इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन अपना देता है किसी को, और जब वो देता है उसकी संयोजकता 1 हो जाती है। इस प्रकार जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और जितना देते हैं उतना उस पर धन आवेश होता है। और जिस परमाणु के आंतरिक कक्षा बाहरी कक्षा में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। इस प्रकार जितना लेते हैं उतना उस पर ऋण आवेश होता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है संयोजकता के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, किस प्रकार परमाणु का इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके कोई परमाणु जो है अपनी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।